हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाना चाहती हूँ, मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने कवर कर ली हैं। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को ही डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा हमने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और हमने बात करी थी अलग अलग टॉपिक्स, है ना। हमने सीटेट का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने साइंस के बारे में जाना, साइंस का नेचर क्या है और साइंस के नेचर को लेकर के क्या क्या मिसकंसेप्शन है, मतलब जो मिथ हैं साइंस के नेचर को लेकर के, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हमने साइंस को समझ लिया कि साइंस सिर्फ एक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि साइंस एजुकेशन को स्कूल में क्यों इंक्लूड किया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है, मतलब एम क्या है। एम के बारे में बात करी हमने, एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन। अब इन एम्स को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, है ना। स्कूल में प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक साइंस एजुकेशन दी जाती है, अगर हम सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल तक बात करें तो, है ना। तो किस हिसाब से हम एम को अचीव करवाएंगे, अलग अलग लेवल, क्योंकि कॉग्निटिव जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक अलग, सिंपल से एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है ना, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। तो फिर उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, तो उसके बारे में हमने बात करी थी। ओके। तो आज से जो हमारा जो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी में, तो अब अभी तक आपने अपने जितनी भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, है ना, जो भी नेचर है साइंस का, वो सब चीज़ें आपने जान ली। अब जो होगा, अब ये है कि आपको कंटेंट किस तरह से डिलीवर करना है इन द प्रैक्टिकल फॉर्म। अब जो है बातें, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लासरूम में किस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर करना है, क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्लासरूम के पर्पज़ से। अभी तक तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टेज वाइज देखे थे, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। अब क्लासरूम में जब आप जाएंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हो रहा होगा, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप किस तरह से सेट करेंगे कि इस कंटेंट को डिलीवर करने के बाद आपको ये आउटकम मिलेगा। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल फॉर्म है ये पैडागोजी का, तो वो स्टार्ट होने वाला है आज। तो क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि किसने दिए थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात, किसने करी थी, क्यों करी थी, क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना। ब्लूम टेक्सोनॉमी की तो बात हुई थी, बट हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते, उसकी जगह पर हम किसको यूज़ करते हैं, उसकी रिवाइज्ड फॉर्म को, जो एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने दी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब पढ़ना तो आपको कहीं से भी आप पढ़ सकते थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको हर जगह मिल जाएगी, बट एज अ साइंस टीचर उसका इम्पॉर्टेंस क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में क्या है, या जितनी भी चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं उसको आप प्रैक्टिकल फॉर्म में किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अब जो एजुकेशन का सिनेरियो है, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर वीडियो में कहती हूँ कि 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से अब पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट को लेकर के हो, टीचर को लेकर के हो। ओके। तो जिस तरह से पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे, अब वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ओके। ख़त्म तो 2005 में ही इसकी बात कर दी थी, बट फॉलो कौन करता है, लेकिन अब फॉलो भी होगा ये चीज़। तो आपको अपनी टीचिंग पेडागोजी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब सबको ही। तो उसी के बारे में चलो डिटेल में आगे भी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आप ऐसे समझिए इसको। आपको पता है कि लर्निंग क्लासरूम में या स्कूल में जो भी चीज़ हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, तो क्या पर्पस है उसका, कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आए, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आए। लर्निंग का मतलब ये है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर उसके बिहेवियर में चेंज आता है, और बिहेवियर में चेंज ऐसा नहीं कि आज कुछ है कल कुछ हो गया, नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रिलेटिवली परमानेंट। परमानेंट भी यूज़ नहीं किया है, रिलेटिवली परमानेंट। अगर आपने CDP में ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिलेटिवली परमानेंट का मतलब क्या है, कि एक लंबे समय तक के लिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में, है ना, किसी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लर्निंग फिक्स हो गई, परमानेंट ही हो गई कोई चीज़, ऐसा तो है नहीं ना, लाइफ है, ये चीज़ें नई नई होती रहेंगी,
और उस हिसाब से लर्निंग होती रहेगी। अब बिहेवियर में जो चेंज आएगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? बिहेवियर में चेंज आने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। बिहेवियर में चेंज कब आएगा? जब हमारी सोच बदलेगी, मतलब हमारा चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, सबका परसेप्शन होता है किसी चीज़ को लेकर के। अब किसी का सही होता है, किसी का बेटर होता है, अब किसी का गलत हो सकता है ना। आप ऐसे जज कर सकते हैं, मतलब एक तरह से, है ना, इसी बेसिस पे करते हैं। परसेप्शन एक इल्यूजन है, हमें भी पता है। अब वो चेंज होता रहता है। जो परसेप्शन में चेंज है, मतलब हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारी करंट नॉलेज है ना, उस हिसाब से फिर हमारी फीलिंग होती है, उसी हिसाब से हम सोचते हैं और उसी हिसाब से फिर हम फील करते हैं। और जो हमारी फीलिंग होती है उस हिसाब से फिर हम फर्दर एक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ मैं बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता रही, हर एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में यही चीज़ चलती है और इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। जो भी आपने, अगर आप मोटिवेशन भी लेते हो तो थोड़ी देर के लिए आपका क्या हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है ना। थिंकिंग चेंज हुई तो आपकी फीलिंग चेंज हुई, फीलिंग चेंज हुई तो आपने उस तरह से एक्ट किया। तो यही चीज़ चलती रहती है। और अगर आपका परमानेंट बिहेवियर चेंज होता है तो ये चीज़ आपकी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। ओके, इसलिए नॉलेज और मोटिवेशन में डिफरेंस होता है। तो बात अभी हम लर्निंग की कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा जो स्कूल में कोई भी चीज़ है वो इसलिए ही है, चाहे साइंस एजुकेशन है, चाहे मैथ्स एजुकेशन है, चाहे कोई सी भी एजुकेशन है, जो मेन है पर्पस वो यही है कि बच्चों का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब उसकी थिंकिंग प्रोसेस, अफेक्टिव मतलब जो उसकी फीलिंग वाली चीज़ होगी, जैसे वैल्यूज़ वगैरह, मोरल, एथिक्स। साइकोमोटर किस तरह से वो एक्ट करेगा अपनी लाइफ में। तो एजुकेशन का अगर पर्पस हम कहें ना, तो इन तीनों डोमेन के आसपास आप कह सकते हो। ओके, अब आते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि अब कोई भी सब्जेक्ट को हम इंक्लूड क्यों करते हैं, बच्चों की लर्निंग करवाने के लिए। अब ब्लूम ने क्या कहा था, ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी थी, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन का कॉग्निशन है, अब कॉग्निशन के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नॉलेज को किसी भी एज के बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से उसकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, नहीं। हर किसी का कॉग्निशन प्रोसेस होता है, लेवल होता है। कॉग्निशन के, ह्यूमन कॉग्निशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्लासीफाई किया था ब्लूम ने। तो एज अ टीचर हमको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या वो लेवल्स हैं, उसी हिसाब से फिर हम कंटेंट अपना प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो आपको समझ में आ गया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम डिसाइड करेंगे, अगर कोई चीज़ हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में चल रही है, तो लर्नर्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका आउटकम क्या होगा। तो ये हो गए हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि किस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। ट्रेडिशनल क्लासरूम में जैसे अभी मैंने बात करी कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होता था, तो किस तरह का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रेडिशनल क्लासरूम में, जैसे बच्चे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन डिफाइन कर पाएंगे, बच्चे ग्रेविटेशनल लॉ को डिफाइन कर पाएंगे। मतलब एक बिहेवियरिस्टिक, जो टीचर ने पढ़ाया एज ए इंफॉर्मेशन, बच्चों ने उसको गेन किया और उस चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब जो पेडागोजी में शिफ्ट आया है बिहेवियरिस्टिक से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो अब किस पे फोकस किया जाएगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आपको पता है ये चीज़, है ना, आप आंसर कर पाएंगे। प्रोसेस स्किल्स पे, जो बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करेगा, जो कि मेन एम है एजुकेशन का, कि बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज। और जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो कुछ स्किल्स उनमें डेवलप होंगी। जैसे किसी भी चीज़ को हम, किसी स्पोर्ट्स को आप ऐसे रिलेट करिए, किसी चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, तो हमारी जो एंड रिजल्ट पे फोकस ना करें थोड़ी देर के लिए, तो जो प्रोसेस हमने उसमें फॉलो किया है वो काफ़ी कुछ सिखाता है, उसी को ही लाइफ स्किल बोलते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होगा, जो भी एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल दी जाएगी वो प्रोसेस स्किल्स डेवलप करती है, इन 3 चीज़ों में चेंज करती है उसको, सोचने में, उसके नॉलेज में, उसकी फीलिंग में और उसकी डूइंग में। आप समझ रहे हैं। ओके, अभी मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, आपको एंड में इसका रिजल्ट पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपकी क्लियर हो जाएगी। सो चलिए अब ये बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या क्लासीफाई किया था। जो कॉग्निशन है, जो नॉलेज है, वो किन किन लेवल्स में उन्होंने क्लासीफाई करी थी। मैंने नॉलेज गलत वर्ड यूज़ कर लिया। जो उनका मतलब जो कॉग्निशन एक ह्यूमन का, उनको डिफरेंट लेवल्स में उन्होंने क्लासीफाई किया था।
सबसे जो पहला है नॉलेज, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ओके, और इन्होंने कहा था ये जो प्रोसेस है वो इसी मैनर में चलता है, मतलब हाईआर्किकल है। ओके, नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस। लेकिन आपको ये चीज़ सबको पता ही है, क्योंकि ब्रेन तो ब्रेन ही है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले नॉलेज है देन कॉम्प्रिहेंशन है, इस तरह से ब्रेन वर्क करेगा। तो ये एक डिबेटेबल चीज़ हो जाती है, इस पे काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म भी फेस कर होता है, किया जाता है इसको लेकर के। काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है इस चीज़ पर कि क्या ये सच में हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। जो ब्लूम ने ये दिया था, उन्होंने पियाजे की थ्योरी पे एक तरह से आप कह सकते हो कि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा पहले चीज़ों को सिंपल फॉर्म में समझता है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, और क्या कहा था कि बच्चा पहले जो भी चीज़ कंक्रीट फॉर्म में जो उसको दिखाई दे रही है सेंसेस के थ्रू, जो वो देख सकता है उसको समझता है, फिर वो धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, मतलब जो चीज़ उसकी सेंसेस के बियॉन्ड है, ओके, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। तो उस हिसाब से ब्लूम ने अपनी यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिफाइन करा कि ब्रेन भी इसी तरह से प्रोसेस चलता है ब्रेन में, पहले कोई नॉलेज है देन कॉम्प्रिहेंशन, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, देन एप्लीकेशन, और ये सब इस तरह से। मतलब कि अगर एक कैटेगरी को अटेन करना है, अगर एप्लीकेशन करना है किसी चीज़ का, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को पहले एक्वायर किया जाएगा। ओके, और ये इसको आप एज इट इज़ अभी नहीं ले सकते, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है। ओके, इसको आपको एंड नहीं मान लेना है कि यही चीज़ है। तो एज अ टीचर ये चीज़ तो होनी चाहिए हमारे अंदर कि किसी चीज़ को हम बिल्कुल ही वो ना मान लें कि हाँ यही है, फाइनल है। ओके, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये कहा था कि ब्लूम ने टेक्सोनॉमी तो दी, उन्होंने कॉग्निशन का प्रोसेस तो बताया है ना, लेकिन ये जो कॉग्निशन का प्रोसेस है, इस ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसको हम यूज़ ना करके उसकी रिवाइज टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। क्यों? जो कि दी थी एंडरसन एंड क्रैथवोल ने। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जो ब्लूम ने यहाँ पर आप कॉग्निशन का प्रोसेस देख रहे हो, इसको उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं किया था। अब क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि स्किल्स डेवलप हो, प्रोसेस स्किल्स डेवलप हो, प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाए बजाय कि जो एंड इंफॉर्मेशन है उस पर, है ना। एंड नॉलेज से ज़्यादा जो बच्चा प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस से वो गुजर के उस एंड नॉलेज को समझ रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से इन्होंने ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इन्होंने बोला नॉलेज का डायमेंशन है, एक इन्होंने बोला कॉग्निशन प्रोसेस का डायमेंशन है। नॉलेज को इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नॉलेज अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। पहले कहा कि फैक्चुअल नॉलेज होगी, देन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, देन प्रोसीजरल नॉलेज, देन मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ए इंडिविजुअल हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में बात करते हैं। पहले फैक्चुअल नॉलेज को देख लेते हैं। फैक्चुअल आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी चीज़ हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, जो भी फैक्ट हैं, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास के वर्ल्ड में है, या जो भी इंफॉर्मेशन साइंस की टेक्स्ट बुक में है, जैसे टर्मिनोलॉजी हो गई, जैसे लॉज हो गए, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद ओम्स लॉ। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल नॉलेज हैं, जो सिर्फ फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है। ओके, कंसेप्चुअल नॉलेज क्या हो गया? कंसेप्ट मतलब वो जो फैक्ट है उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज़ आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको लॉज और थ्योरी में डिफरेंस बताया था पिछली वीडियोस में, है ना। तो लॉ क्या हो गया? फैक्चुअल नॉलेज, और थ्योरी क्या होता है? इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लॉ। तो वो किस में आ जाएगा आपका? थ्योरीज किस में आ जाएंगी? कंसेप्चुअल नॉलेज में। ओके, तो ये आप स्पेसिफाई कर पा रहे होंगे। प्रोसीजरल भी आपको नाम देख के समझ में आ गया होगा, जिसमें किसी भी चीज़ का प्रोसीजर होता है, किसी भी चीज़ को किया कैसे जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसीजरल नॉलेज है। या कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसमें कोई भी चीज़ प्रोसेस है, जैसे वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस, है ना। फूड जो है, फूड चेन, उसका पूरा प्रोसेस, किस तरह से लाइफ डिपेंड करती है, किस तरह से अलग अलग ह्यूमन बीइंग फूड गेन करते हैं, तो फूड का पूरा प्रोसेस, फूड चेन। ओके, तो दीज आर प्रोसीजरल नॉलेज। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने जैसे कहा, मेटाकॉग्निशन।
मेटाकॉग्निशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे समझिए, यहाँ पर मैं एज अ इंडिविजुअल भी थोड़ा बात करूँगी टीचर के अलावा भी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। मेटाकॉग्निशन आप ऐसे समझिए कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज भी है एक इंडिविजुअल के पास, कंसेप्चुअल नॉलेज भी है, प्रोसीजरल नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है ना। अब किस सिचुएशन में आपको कौन सी नॉलेज यूज़ करनी है। कई बार होता है कि अगर मेटाकॉग्निशन का लेवल किसी ने अचीव नहीं किया होता तो कई बार इंडिविजुअल कंफ्यूज हो सकता है इस स्टेज में, और ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने भी इसको अचीव नहीं किया होगा। ये इतना मतलब थिंकिंग अबाउट हम क्या सोच रहे हो उसके बारे में पता होना, हमें क्या सोचना चाहिए। अब होता है ना कई बार ऐसी, अब मैं यहाँ पर थोड़ी बेसिक सी बात भी कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, अलग अलग चीज़ें कि ये भी है कुछ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन अब हमारे लिए कौन सा बेटर सॉल्यूशन है, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए बेटर है, और मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए गलत है। आप समझ रहे हो? तो मतलब अपनी थिंकिंग के बारे में भी सोचना, ये जानना कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, दैट इज़ द लेवल ऑफ मेटाकॉग्निशन। और ये लाइफ स्किल है एक तरह से, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, हाईएस्ट लेवल है कॉग्निशन का। ओके, और सबको एनालाइज करना चाहिए कि वो किस लेवल पे पहुँचे हैं अभी तक। सो ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप बातें हो जाती हैं। खैर, नॉलेज डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज को इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो इस हिसाब से फिर जो हमारा कंटेंट है ना, तो उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने। हम एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये प्रोसीजरल फैक्चुअल नॉलेज है, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, बच्चों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस तरह से प्रोसीजरल नॉलेज बच्चे को गेन हो गई है। मेटाकॉग्निशन, ओके, जो कि स्कूल लाइफ में तो नहीं कह सकते कि हाँ इस लेवल तक, रेयरली, मतलब अगर काफ़ी एजुकेशन में चेंज आया इन फ्यूचर तो होगा, वरना अभी तो इसका कोई चांस नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कॉग्निशन प्रोसेस डायमेंशन। तो कॉग्निशन प्रोसेस डायमेंशन में अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी दिख रही है एक तरफ रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी दिख रही है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। नॉलेज को रिमेंबर से वो किया है रिप्लेस, इस तरह से सारी चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड से, एप्लीकेशन को अप्लाई से। तो आपको दिख रहा है इधर नाउन फॉर्म में लिखी हैं चीज़ें और यहाँ पर वर्ब फॉर्म में, वर्ब मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, डूइंग। तो रिवाइज और ब्लूम में आपको डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अगर आपको नॉलेज डायमेंशन क्लियर है, उसके बाद में यहाँ पर रिमेंबर मतलब चीज़ों को रिकॉल करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। अब आप जितनी भी आपने चीज़ें सीखी है ना, मैं सारी आज रिलेट कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तभी आप इसको समझ पा रहे होंगे, या फिर आपने पहले से ये चीज़ें आपको क्लियर है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो रिमेंबर का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। क्लास में हमें पता है कि हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ करनी है। हमें सीधा बच्चों को ये नहीं पढ़ा देना है कि फोटोसिंथेसिस ये है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस ये है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ ये है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट साइंस। और इसी तरह से ट्रेडिशनल क्लास में होता है, वो चेंज होगा अब, ओके। तो चेंज होगा, तो आप ऐसे समझिए इसको कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहता है कि हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यूज़ करनी है। अब अगर मैं बच्चों को कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों से पहले क्वेश्चनिंग करूँगी, ऐसे क्वेश्चन करूँगी जो मुझे उस न्यू कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाए, बच्चों को उस न्यू कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाए उनकी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके। तो उसमें बच्चा कौन सा कॉग्निशन प्रोसेस यूज़ करेगा? रिमेंबर, रिकॉलिंग, है ना, पुरानी चीज़ों को याद करेगा, रिकॉल करेगा, ओके। तो रिमेंबर, और यहाँ पर आपको दिख रही है सब कैटेगरीज। रिमेंबर मतलब रिकॉग्नाइज करेगा पुरानी चीज़ों को, पैटर्न्स देखेगा, अच्छा ये चीज़ तो मैंने उसमें पढ़ी थी, रिकॉल करेगा, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ, यू कैन से, अगर हायरार्किकल मैनर में लेकर चल रहे हैं तो पहला स्टेप यही होगा, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अब मैंने यहाँ पर ये क्यों बोला कि अगर हायरार्किकल मैनर में लेकर के चलेंगे तभी होगा, क्योंकि आपको मैंने जब पिछली बार एग्जाम्पल बताया था किसका,
जब हम एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने एग्जांपल की बात करी थी जो पिछली वीडियोस में, आपको याद होगा अगर अपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको कहा था कि किस तरह से एप्लीकेशन होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो वो ग्लास है उसको अपसाइड डाउन कर दिया तो सारा पानी नीचे नहीं गिरा, है ना। और क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वहाँ पर एयर का प्रेशर लग रहा था। तो बात करी थी ना हमने, तो मैंने वहाँ पर जो टीचर था तो उसने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? एप्लीकेशन से स्टार्ट किया, देन वो फिर कॉन्सेप्ट की तरफ गए। तो ये हायरार्किकल मैनर में चलेगा कि नहीं चलेगा, वो डिबेटेबल क्वेश्चन है। वो हमारी पेडागोजी में कह रही हूँ ना, कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर, तो वो पेडागोजी पर डिपेंड करता है। बट हाँ, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस है। अब ऑर्डर में है नहीं है, वो आपको अपनी पेडागोजी, अपनी समझ के हिसाब से यूज़ करना है। ओके, तो रिमेंबर में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया, दैट इज़ द बेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज। फिर जब बच्चों ने उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉल किया, फिर बच्चों के सामने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया गया, बच्चों ने कॉन्सेप्ट को समझा, अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर अब आ गया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी समझ। अब बच्चों को मैं कुछ बता रही हूँ, वो क्या समझ रहे हैं वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो बच्चों ने क्या इंटरप्रेट किया, उसको वो एग्जाम्पलीफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को। जैसे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये चीज़ पढ़ाई तो बच्चों ने उसको समझा और फिर अपने वर्ड्स में उसको क्लासीफाई किया कि हाँ ये लिविंग थिंग में आ जाएंगे, ये नॉन लिविंग थिंग में आ जाएंगे। एग्जाम्पलीफाइंग किया, एग्जाम्पल्स दिए, समराइज किया अपने वर्ड में, इन्फर किया, दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, एक्सप्लेन किया। तो ये सारा किसके सब कैटेगरीज हो गई? अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी अंदर क्या है। उसके बाद आ जाओ अप्लाई पे। अब जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने गेन किया है, अब उसको अप्लाई भी तो करेगा ना बच्चा कि इसका यूज़ कहाँ है। तो बच्चों को ये चीज़ भी बताना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूज़ इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना, यूज़ इन अंडरस्टैंडिंग द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो जीव जंतु हैं उनके वर्ल्ड को जानने के लिए कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, अपने आसपास के फिनोमिनन को समझने के लिए करते हैं, है ना। तो ये अप्लाई कहाँ हो रहा है? जो भी चीज़ उन्होंने पढ़ी है उसको बच्चों तक, वो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है कॉग्निशन का। आप समझ रहे हैं? उसके बाद जब बच्चों ने ये तीनों चीज़ें कर ली, उसके बाद फिर एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर के चलना, अपनी जो नॉलेज है उसके हर एक पार्ट को रिकॉग्नाइज करना, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इवैल्यूएट मतलब जो भी चीज़, अब यहाँ पर मेटाकॉग्निशन लेवल आ गया। इवैल्यूएट मतलब जो भी चीज़ हमने नॉलेज गेन करी है उसके बारे में सोचना, क्या ये सही है। अब कोई भी टीचर कुछ भी प्रेजेंट कर देगा, लेकिन बच्चों को उसको क्वेश्चन तो करना चाहिए ना फिर फर्दर। तो उस तरह की थिंकिंग कॉग्निशन प्रोसेस है ये पूरा, उस तरह का प्रोसेस हमें डेवलप करना है कि बच्चा चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करे, इवैल्यूएट करे, चेक करे, जज करे, ओके, अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट। अब जब बच्चा ये स्कूल में ना आपको रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई तक ही देखने को मिलता है, मतलब यहीं तक क्लासरूम में प्रोसेस किया जाता है और एग्ज़ाम लेके ख़त्म कोर्स। लेकिन जो हायर लेवल है, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, इस पर कम फोकस होता है। तो ये इस तरह का लेवल हमें डेवलप करना है थिंकिंग, और बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी फ्यूचर में। क्रिएट मतलब कुछ खुद का कुछ क्रिएट करना, जनरेट करना। जो भी चीज़ों ने जो साइंटिस्ट बनते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, है ना, वो सारे एंड लेवल तक पहुँचे होते हैं। ये कॉग्निशन प्रोसेस मतलब वो क्रिएटिंग लेवल पे पहुँच गए होते हैं। जनरेट करते हैं, प्लान करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का कुछ क्रिएटिव न्यू। ओके, तो हमको अब यहाँ पर आप स्ट्रेस आउट मत ले लेना कि हमको बच्चे को ऐसे कंटेंट डिलीवर करना है कि वो खुद का कुछ क्रिएट करे। नहीं, टीचर का काम है कि उस एक सीड पुट ऑन करना, कि उस तरह की थिंकिंग, कॉग्निशन प्रोसेस आपको क्लियर होगा ना, तो उस तरह की थिंकिंग डेवलप करना बच्चों में। आप समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर जाके हो सके कि हम जो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन जाए इंडिया। तो काफ़ी लंबी लंबी बातें हैं, खैर, लेकिन कोई भी चीज़ सोचने से होती है। खैर अभी ज़्यादा उसमें मैं डीप में चली जाती हूँ, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर द कॉग्निटिव प्रोसेस, नॉलेज डायमेंशन। तो कॉग्निटिव प्रोसेस आपको दिख रहा है किस तरह से चल रहा है। रिमेंबर बच्चों को याद आ सकती है कि
अगर कोई कॉन्सेप्ट है नया तो उसमें किस तरह की नॉलेज लगेगी, फैक्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी, प्रोसीजरल नॉलेज होगी और मेटाकॉग्निशन, या फिर इनमें से कोई भी तो खुद बच्चा सोचेगा तो रिमेंबर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर बच्चे को अलग अलग कॉग्निशन प्रोसेस से लेके अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, देन क्रिएट, तो इस तरह से ये 2 डायमेंशनल प्रोसेस चलता है। ओके, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी और रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर एक ब्रॉड व्यू है चीज़ों को देखने का, मतलब नॉलेज और डूइंग में दोनों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तरह से कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी आज मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ब्लूम टेक्सोनॉमी का। ओके, इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बता रही हूँ। अब मैं इसको कंटेंट के साथ क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भी ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर आप जो नेक्स्ट चीज़ है वो समझ पाएंगे, तो वो मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में कि कौन सा कॉग्निशन प्रोसेस इसमें है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने सीटेट का पेपर देखा है साइंस का तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए रॉबर्ट मागर 1962 में उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए थे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे कि जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रखना है नहीं बोल रही मैं, रखना चाहिए। ओके, इन्होंने, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो, अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, इनके बारे में अगर डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मागर है ना, उन्होंने ये जो दिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मिलिट्री की जब ट्रेनिंग हो रही थी, जब मिलिट्री जो पर्सनल थे उनको जब ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि कितना उन्होंने, जो भी चीज़ उन्हें सिखाई जा रही है उनका परफॉर्मेंस कितना है, बिहेवियर कितना है, तो किस तरह से वो बिहेव करेंगे उस ट्रेनिंग को करने के बाद, किस तरह से उनका परफॉर्मेंस होगा, तो उसके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे। तो उन्होंने ये कंडीशन, क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। ओके, कि उनका स्पेसिफिक बिहेवियर क्या होगा इस ट्रेनिंग को देने के बाद, किस कंडीशन में वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे और किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, किया जा सकता है इन द सेंस। तो उन्होंने इस पर्पस में दिया था। अब इसको एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो बच्चे मिलिट्री पर्सनल तो है नहीं ना, बच्चों की ट्रेनिंग तो नहीं हो रही ना। एजुकेशन और ट्रेनिंग में फ़र्क है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट ट्रेनिंग। ओके, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस क्या है उसके बारे में हमने देख ही लिया है, किस तरह से कॉग्निशन का प्रोसेस चलता है वो चीज़ हमें क्लियर है ही। ओके, तो उस हिसाब से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं इसके बारे में आपने जान लिया, ठीक है, बट ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से करना है। ओके, अभी मैं जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बोली, अब इसको अभी आपने अगर समझ लिया है तो मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी, कंक्लूजन लास्ट में दे देती हूँ, जो कि मैंने कहा था मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। बहुत अच्छी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझा है, वही मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो खैर, अभी यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि कंटेंट जो है साइंस का उसको अलग अलग थीम में डिवाइड किया जाता है। फूड, मटीरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, हाउ थिंग वर्क्स एंड नेचुरल फिनोमिना एंड रिसोर्सेज। ये चीज़ पता है, आपने सीटेट का सिलेबस देखा है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या बोला, किस तरह से पेडागोजी डिलीवर करनी है। थीम बेस्ड टॉपिक पे फोकस होना चाहिए कि बच्चा एज ए इंटीग्रेटेड, एज अ होल चीज़ों में एज अ होल चीज़ों को बच्चा देखता है। उसके लिए ये नहीं है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जैसे कि ट्रेडिशनल क्लास में होता था। नहीं, एक थीम है, उसको कनेक्ट करके पढ़ाना। ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्लास 6 का पहला ही चैप्टर ले लो आप, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर है। थीम क्या है? फूड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पर 2 तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम में कंटेंट कैसे डिलीवर होता है, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको जब आप चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपने भी पढ़ा होगा, है ना, या फिर बच्चे अभी भी उसी तरह से ट्रेडिशनल क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाया जाता है। बच्चों को बता दिया जाता है प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है,
हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, डेफिनेशन बता के चैप्टर खत्म। दूसरा तरीका क्या है, अब ये तो हो गया सिर्फ इंफॉर्मेशन का पास ऑन करना और बच्चों को बता देना कि हाँ हाँ ये चीज़ होती है, बट फोकस किस पे, साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ देना नहीं है, वो तो बच्चा पढ़ के भी ले सकता है घर पे। फोकस किस पे, प्रोसेस स्किल्स डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना। वो कैसे होगी, क्वेश्चनिंग से। तो ये चीज़ आपने कई बार सुनी भी होगी कि क्वेश्चन का आंसर देना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, यहाँ पे आपको ये भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, एक आपको व्यू मिल जाएगा, समझ आपको अपनी ही यूज़ करनी है। ओके, तो वाई वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं, फिर बच्चे कुछ ना कुछ आंसर देंगे कि हाँ हमें ताकत मिलती है इसलिए हम खाते हैं, कुछ बच्चे कुछ बोलेंगे है ना, जो भी बच्चे बोलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है। दूसरा, व्हाट वी ईट, क्या खाते हैं हम, तो बच्चे लिस्ट बनाएंगे, बच्चों से बोलो लिस्ट बनाओ, ठीक है, डिस्कस करो क्लास में, तो डिस्कस करके बच्चे अलग अलग चीज़ें बताएंगे, कुछ वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, है ना। तो एक अच्छा तरह से ठीक पूरा डिस्कशन होगा इस बात पे। उसके बाद आप समझ रहे हो, तो वाई वी ईट फूड में कौन सा कॉग्निशन प्रोसेस यूज़ हुआ, रिमेंबर, है ना, बच्चे ने रिमेंबर किया, व्हाट वी ईट, रिमेंबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब बच्चों से जब बच्चों ने लिस्ट बना ली ना, तो कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल बेस्ड होंगे, लेकिन अभी तक बच्चों को हमने डायरेक्ट बताया नहीं है ना, ठीक है, अभी नॉलेज इस तरह से प्रोड्यूस नहीं करी है। फोकस किस पे है हमारा, प्रोसेस स्किल्स, थिंकिंग पर। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हमें कहाँ से मिलता है अलग अलग टाइप्स के फूड। तो बच्चे फिर जो बच्चे होंगे वो क्लासीफाई करेंगे, उसको लिस्ट बनाएंगे दोबारा से कि हाँ ये फूड हमें एनिमल से मिला है और ये फूड हमें, और कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे, अलग अलग तरह के लर्नर मिलेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ही। ओके, जब लिस्ट बच्चे बना लेंगे, मेकिंग लिस्ट, इसका मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब चीज़ों को अपने वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके, एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आपको कौन सा आ गया, अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड कॉग्निशन प्रोसेस। फिर उसके बाद बच्चे सोर्सेस ऑफ फूड बताएंगे। अब बच्चे पहुँचे सोर्सेस ऑफ फूड पे, तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ एक दो कैटेगरी हमारे सामने निकल के आई है, एक हमें एनिमल से मिल रहा है, एक हमें प्लांट से मिल रहा है। तो रेदर देन हमने उनको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के बजाय, जो कि हम डायरेक्ट शुरू में भी कर सकते थे, हमने खुद बच्चों ने अपने आप आंसर दिया, अपने आप उन्होंने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया, अपने आप वो चीज़ों तक पहुँचे खुद, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर। ओके, सिर्फ क्या किया, क्वेश्चनिंग करी, अभी तक तो यही हमने यूज़ करा है ना। ओके, फिर सोर्सेज ऑफ फूड बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है फूड तो हमें एनिमल से मिल गया, हमें तो ताकत मिल गई, प्लांट्स हमें एनिमल से प्लांट्स फूड हमें प्लांट से मिल गया, लेकिन इन दोनों को कहाँ से फूड मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है। फिर बच्चे सोचेंगे ओके एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे फूड मिलता है, फिर बच्चों को दोबारा से लिस्ट बनाने के लिए बोलो, एनिमल क्या खाते हैं, बच्चे लिस्ट बनाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, और यही सही तरीका है साइंस को पढ़ाने का, जिसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चों की जो एम है साइंस एजुकेशन का वो भी कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो व्हाट एनिमल ईट्स, तो बच्चे क्लासीफाई करेंगे, कुछ घास खाते हैं सिर्फ, है ना, फिर बच्चे बताएंगे, लायन का एग्जाम्पल उन्होंने देखा होगा, तो ये चीज़ खाते हैं। तो हम पूछेंगे कि क्या काऊ कभी वो खाती है, मीट खाती है, तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे। फिर इस तरह से हम पहुंच सकते हैं, मतलब हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस तक हम बच्चों को पहुंचा सकते हैं। ओके, फिर ये चीज़ भी हमने बच्चों के सामने इस तरह से बच्चों ने खुद कंस्ट्रक्ट करी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ठीक है एनिमल्स को आपका पता चल गया, प्लांट्स के बारे में बताओ कि प्लांट्स क्या खाते हैं। तो बच्चे ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, आप हो सकता है 2-3 दिन ले इस चैप्टर में, तो बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसमें, तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो बच्चे प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह से प्लांट ग्रोथ करते हैं, हम रेस्पिरेट करते हैं वो कैसे करते हैं, उनको क्या फूड दिया जाता है, तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ उनको पानी दिया जाता है, उनको उनको सनलाइट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे बच्चे फिर जो 7th चैप्टर है ना, अगर आप देखेंगे क्लास 6 का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो इस चैप्टर को आप उस चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेदर देन चैप्टर पढ़ाने से आपको थीम को आप कनेक्ट कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव की तरफ जा रहे हैं।
तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बच्चे वहाँ से समझेंगे। ओके, फिर बच्चे समझेंगे कि ठीक है, सन को जितना भी सोर्सेस हैं लाइफ कि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स सन से वो लेता है, ओके, एनर्जी लेता है। वाटर, फिर वाटर कहाँ से आया, ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में लेकर के आओ। मतलब अब बच्चे खुद प्रोसेस में आ गए, पूरा आपको खुद क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर दिया एक तरह से। तो टीचर का काम, मैंने जैसा कहा कि टीचर को सिर्फ कंटेंट नॉलेज नहीं, टीचर को कंटेंट नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से उस नॉलेज को प्रेजेंट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मुझे अभी तक समझ में आई है और वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ। फिर बच्चे, आप समझ रहे हो, फिर बच्चों के दिमाग में आएगा कि सन कहाँ से एनर्जी लेता है, फिर वो सन के बारे में जानना चाहेंगे। सन के बारे में जाएंगे तो फिर अब उनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी बढ़ गया, यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर वो सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि हम नहीं है ना, इंडिविजुअल नहीं है, वो बच्चे हैं। और बच्चों में ये चीज़ नेचुरल एबिलिटी है उनकी कि उनके पास क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी होती है। और हमें नर्चर करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है एजुकेशन का। यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस एजुकेशन की बात नहीं कर रही। फिर बच्चे सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस तक बच्चे पहुँचेंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ से है। ये तो बहुत लंबी बात हो गई, ये तो फ्यूचर में जाके कभी होगा, लेकिन वो चीज़ आप सीड अभी इसी क्लास में प्लांट कर रहे हैं। ओके, कि सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, और सन का एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है, जो कि अभी तक कोई नहीं पता लगा पाया। बट इस तरह से थिंकिंग को हम पहुंचा सकते हैं बच्चों की। ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, जितनी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, समझी हैं, अपने टीचर से समझी हैं, खुद की स्टडी से समझी है, अपनी नॉलेज से समझी है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आई होप ये चीज़ यहीं क्लियर होती है। और बाकी एग्जामिनेशन पर्पज़ से तो आप चीज़ें हैं ही इम्पॉर्टेंट, साथ साथ आपके फ्यूचर में भी ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। आई होप, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइस, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप क्या कर सकते हैं, आप साइंस का कंटेंट देखिए और जो भी थीम के ऊपर हमने बात करी थी, आप कोई सा भी थीम लेकर के चल सकते हैं। क्लास 6 to 8 की आप बुक देखिए और उस हिसाब से आप अपने व्यू में आपने जो भी चीज़ समझी आप उसको कैसे प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं क्लास में, तो वो आप ट्राई करने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस कंटेंट को डिलीवर किया जा सकता है। तो जो आपकी चीज़ है, मतलब जो आपने सीखी है, वो आप अच्छे से आपको समझ में आ पाएंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये जो कंटेंट है इसमें कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगली वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस हमारे NCF 2005 के रह जाते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, यूनिट 3, वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।